तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली में शाम 5 बजे तक 57.70% मतदान हो चुका है और अरविंद केजरीवाल की जो सीट है यानी नई दिल्ली सीट, वहां शाम 5 बजे तक 54% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और आतिशी की सीट की अगर बात करें तो 5 बजे तक 51.8, मतलब आप यहां पर कहिए कि सिसोदिया की सीट हो, आतिशी की सीट हो, शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सामने आ गया है। 55.23% सिसोदिया यानी कि जंगपुरा सीट पर मतदान दर्ज किया गया और है। ये इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उन तमाम नेताओं की जो पहुंचे हैं अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए। और ऐसा लग रहा है कि जो फाइनल डेटा चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा, पिछले 2 विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा मतदान के लिहाज से। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले आमिर, मतदान का जो प्रतिशत है वो मुस्तफाबाद सीट पर सबसे ज्यादा है। आपने उस सीट को कवर किया है, क्या कुछ इसके पीछे की बड़ी वजह आपको नजर आती है? देखिए, वहां मुस्तफाबाद में जो समीकरण सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पे दर्शाते हैं कि लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है इस बार। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से इस बार वहां के मुद्दों को लेकर के लोगों ने हमसे बातचीत की थी, वो साफ तौर पे वोटिंग के जरिए उन्होंने दिखाया है। तो सबसे ज़्यादा इस समय जो वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है वो मुस्तफाबाद का ही दिख रहा है, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका भी है और कड़ी टक्कर खासतौर पे चल रही है 3 नहीं 4 पार्टियों के बीच में। अगर हम बीजेपी की बात करें, MIM भी मुस्तफाबाद में अपने कैंडिडेट को उतारा हुआ है उसने, और आम आदमी पार्टी जो है आदिल अहमद वो भी खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और जी बिल्कुल, ओवैसी फैक्टर की मैं यहाँ पर बात करूं, वो तो इमोशनल दांव चलते हुए किस तरह से नजर आए। वो जो भी उनकी सभा रही, जो भी उनकी रैली रही, वो वहां पर दिल्ली दंगों का जिक्र करते हुए नजर आए, वो बच्चों का, पत्नी का हवाला देते हुए नजर आए और रिहाई की मांग का भी मुद्दा उन्होंने बनाया। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है कि 2020 की टीस अभी भी बाकी है वहां पर। जब हमने लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा बिल्कुल जाहिर तौर पर 2020 का मुद्दा रहने वाला है, लेकिन इसके अलावा देखिए दंगे हुए कि किस तरह से हुए, क्या हुआ, वो पूरा पैटर्न सभी लोगों को पता है। लेकिन उसमें ताहिर हुसैन का जो रोल रहा और उसका जो आरोपी के एक तरह से बनाया गया, उसके बाद उसमें मुस्लिम वोट बैंक की उसको फंसाया गया और उस मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का जो पूरा तरीका रहा, वो साफ तौर पर आपको नजर आता है। और संजीव सर, आपने कहा कि ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए बीते 2 चुनाव के मुकाबले सबसे ज्यादा चुनौती भरा है। क्या आपको लगता है कि ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है? 27 साल से आप दिल्ली की सत्ता से बाहर हैं, तब जबकि 10 साल से आप केंद्र की सत्ता में मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी जिसका गढ़ कभी दिल्ली हुआ करती थी, शीला मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती थी, वो लंबे वक्त से सत्ता से बाहर है और वोट प्रतिशत रह गया घटकर 4%। देखिए, उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि बीजेपी दरअसल दिल्ली का नेता कोई दे नहीं पाई मदन लाल खुराना के बाद। कांग्रेस के पास शीला दीक्षित थी, उसके बाद उनके पास भी कोई उस तरह का नेता नहीं है। और पिछले 12 साल से केजरीवाल सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई करे हुए हैं दिल्ली की पॉलिटिक्स की। तो जब तक केजरीवाल का विकल्प, इस बार बस बीजेपी ने एक जरूर, केजरीवाल जेल गए, सब हुआ, आरोप लगे उन पे, लेकिन शीश महल की बात भी प्राइम मिनिस्टर ने की। लेकिन पिछले 2 इलेक्शंस में जिस तरह से सीधे सीधे केजरीवाल पे लगातार हमले होते थे, उस अनुपात में इस बार मुझे कम दिख रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये समझ में आया कि केजरीवाल को जितना वो सेंटर स्टेज पे लाएंगे उतना केजरीवाल को फायदा होगा। ठीक है, तो केजरीवाल को अटैक करते हुए, शीश महल की बात करते हुए, शराब घोटाले की बात करते हुए भी बीजेपी मुद्दों पे चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैंने कहा, जैसे पहले कहा, चाबी कांग्रेस के पास है कि अगर वो 10% के ऊपर लाई तो आप खतरे में। एक बात जो मैं पहले कहना चाह रहा था अनुराग, कि मैं एनके साहब की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, दिल्ली का मतदाता बहुत समझदार है, उसका अपना विवेक है, और जो चीज मिल गई वो तो जेब में गई, वो असर नहीं डालेगी। तो जो टैक्स रिलीफ है ना, इनकम टैक्स की, वो विधानसभा चुनाव का मुद्दा मुझे नहीं लगता बन पाएगी। यहाँ अलग मुद्दे रहेंगे, फ्री बीस का मुद्दा रहेगा, केजरीवाल अच्छा है या बुरा ये मुद्दा रहेगा, डबल इंजन हो कि नहीं ये मुद्दा रह सकता है, कांग्रेस को थोड़ा सहानुभूति वोट पड़े कि नहीं पड़े ये मुद्दा रह सकता है। लेकिन इनकम टैक्स रिलीफ तो हो गई ना, खत्म हो गई बात।
गई। एक बार में विकास जी, जो बात यहाँ पर संजीव जी कह रहे थे कि मदन लाल खुराना के बाद बीजेपी कोई चेहरा इस तरह से नहीं दे पाई, लेकिन बावजूद उसके इस बार वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस जो है उसमें वो अलग ही नजर आ रहा है। ये भी बात ठीक है कि अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो वो हमेशा पहले पीएम को सीधा अटैक करते हुए नजर आते थे, लेकिन इस बार शायद बीजेपी ने ही उनका कद थोड़ा सा छोटा कर दिया कि वो रमेश बिधूड़ी और परवेश वर्मा तक सीमित कर दिया गया। जी बिल्कुल, देखें कि अगर नेता की बात की जाए तो मदन लाल खुराना या फिर साहिब सिंह वर्मा हुए, उसके बाद सुषमा स्वराज को आगे करने की कोशिश की गई थी, उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव भी हुआ जिसमें बीजेपी को सफलता नहीं मिली, और उसके बाद से ही नेता के मामले में बीजेपी अपने ट्रैक से नीचे उतर गई, और तब से बीजेपी बहुत इस बात को लेकर परेशान है कि कोई एक चेहरा आगे आए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, पूर्वांचली लोगों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, फिर पंजाबी दाव खेला गया, बहुत सारी जो एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से की गई, लेकिन अभी तक कामयाबी बीजेपी को मिली नहीं है, और वो बेचैनी इस विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे रही थी। यही वजह कि एक तरफ बांसुरी स्वराज को तो दूसरी तरफ परवेश वर्मा को रणनीति अपनी बनाती है क्या, ये अभी भी उसी में है? बीजेपी की इस बार की जो बात आपने कही कि जो बीजेपी ने देखा कि अगर हमारे पास नेता नहीं है तो हमारी रणनीति और नीति अच्छी होनी चाहिए जिस पर अरविंद केजरीवाल को घेर सकें। मधुरेंद्र, एक चीज आपसे भी समझना चाहूंगा, क्या इस पूरे चुनाव में पूर्वांचल का मुद्दा भी, पूर्वांचलियों का मुद्दा भी कोई फैक्टर बनकर उभरा क्या? देखिए, बिल्कुल पूर्वांचल का मुद्दा तो हर चुनाव में होता है, लेकिन कोई ऐसा सिंगल फैक्टर नहीं है जिसको लेकर देखा जाए कि ये पूर्वांचल के मुद्दे पर ये चुनाव जो है थोड़ा टिल्ट किया हो। हालांकि देखें, हम तो बीजेपी ने 4 सीटें मात्र दी पूर्वांचल के कोटे में, शायद 5 सीटें थी, 5 है, लेकिन 5वीं सीट को काउंट नहीं किया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि कपिल मिश्रा जो है वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, पूर्वांचल में काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ आप देखिए तो आम आदमी पार्टी ने भी पूर्वांचल की सीटों की कटौती की, तो एक बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया कि किसने ज्यादा दिया कितना कम किया। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि जो पूर्वांचल का वोटर है वो किसके साथ इंटैक्ट रहता है। अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ इंटैक्ट रहता है तो आम आदमी पार्टी का बेस वोट बना रहेगा और जाहिर तौर पर वो उसको एक लाभ पहुंचा सकता है। लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर की हम बात कर रहे हैं, उस वोटर्स की बात कर रहे हैं जो लगभग 15 से 18% है, जो कि विधानसभा और लोकसभा में टैक्टिकल वोटिंग करता है, उसका वोटिंग परसेंटेज अगर बीजेपी की तरफ मूव करता है तो जाहिर तौर पे बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। और जो बढ़ता हुआ वोटिंग परसेंटेज है वो जाहिर तौर पे कह रहा है कि एक नया जनादेश दिल्ली देखेगी, एक नए तरह का हम देखें तो जो वर्डिक्ट है वो दिल्ली में सामने आएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर मधुरेंद्र जी से भी हमने चर्चा की, लेकिन एक बार एनके सर, बीजेपी, वो मैं कॉन्फिडेंस की यहाँ पर बात कर रही थी, वापस उस पर आती हूँ, क्योंकि उसको ये है कि अगर वो वैसे ना जीत पाए, लेकिन कम से कम जो नई दिल्ली सीट है उसको वो बंगाल में जैसे नंदीग्राम किया था वैसे वो यहाँ पर नई दिल्ली सीट कर दे। नहीं, वैसे ओवरऑल भी देखिए आप तो बीजेपी चुनाव लड़ती है तो बहुत शिद्दत से लड़ती है, और रिजल्ट के पहले उसका कॉन्फिडेंस आसमान पे होता है, वो नेवर से डाई स्प्रिट वाला तरीका होता है। उस समय देखने से लगता है कि बस स्वीप कर रही है बीजेपी। पिछले इलेक्शन में लोकसभा के आपने देखा जी, तो बीजेपी का जो ये एक वो खड़ा करते हैं और हम उससे एनालिसिस करेंगे तो गलत हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप लीजिए, पूर्वांचल को एक सॉलिड ब्लॉक मानना, वोटर ब्लॉक मानना, यही अपने आप में एक गलत एनालिसिस होगी। उसकी वजह क्या है? जो लोग अपने बिहार में एक साथ नहीं रह पाए वो यहाँ आके सर्वाइवल इंपरेटिव्स की वजह से क्या वो साथ रह पाएंगे? उसमें भी जाति होती है, यादव है, ठाकुर है, भूमिहार है, तमाम होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको मान लेना कि पूर्वांचल, क्योंकि पूर्वांचल एक जमाने में आपके साथ पूरी तरह खड़ा था, और उसकी वजह यह है कि बाई एंड लार्ज वो वर्किंग क्लास है जो नीचे के लेवल पे है। अगर उसको अरविंद केजरीवाल ने बिजली में छूट दे दी है तो अब वो उसका रहेगा, और ये वादा कितना मुकम्मल होगा ये भरोसा बीजेपी पे करना मुझे नहीं लगता। हाँ, एक ब्लॉक है, एक एरिया है, जैसे कि आप पूर्वी दिल्ली देख लीजिए, पूर्वांचल का एक बड़ा एरिया रहता है, वो इसलिए कि वहां सस्ते मकान मिलते हैं, लेकिन वो नेसेसरीली बीजेपी को वोट या किसी भी पार्टी को वोट देगा एक ब्लॉक के रूप में, इसकी संभावना है कि ये थोड़ा सा डाइसी ठीक है। लेकिन मोहित बख्शी, आप आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं, कोई ऐसे 1-2 मुद्दे जो आम आदमी पार्टी को लग रहा हो कि इस बार इन मुद्दों पर हमारी मुश्किलें बढ़ रही हैं, वो यमुना की सफाई हो, मुख्यमंत्री का आवास हो, एंटी इनकम्बेंसी हो, या कोई भी ऐसे मुद्दे जिनको खुद आम आदमी पार्टी को लग रहा हो कि इससे हमारी मुश्किलें बढ़ रही हैं? देखिए, क्योंकि 2013 से सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी का एहसास जो है आम आदमी पार्टी को भी है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने इस बार नंबर 60 नहीं बोला 55 तक हमारी सीटें आ रही हैं। ये जानते हैं, यमुना का एक मुद्दा था जिसको अरविंद केजरीवाल ने एक्सेप्ट भी किया कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, अगली बार जरूर करा दूंगा। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको आम आदमी पार्टी मान रही है कि वाकई मुद्दे हैं, और खासकर सीवर
सड़क, ये मुद्दे कहीं ना कहीं आम आदमी को परेशान करते हैं, उनकी रोजाना की जिंदगी से जुड़े होते हैं। यही वजह है बार बार अरविंद केजरीवाल इसी बात पर जोर दे रहे थे कि साफ पानी आएगा, सीवर साफ हो जाएंगे, नई लाइन बिछा दूंगा। इसके अलावा बिजली के बिल भरने, पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, बिजली का बिल पहले से ही नहीं आ रहा है। ये सारी बातें वो अरविंद केजरीवाल बार बार याद दिला रहे थे, बता रहे थे कि कमियां हैं, मैं समझ रहा हूं, मैं जान रहा हूं, उन पर काम किया जाएगा। और वही तस्वीर अनुराग हर स्पीच में आपको नजर आ रही थी, सुनने को मिल रहा था, देखने को मिल रहा था। और उसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी जो है चुनाव भी लड़ रही थी। और इस जो बीजेपी की सीटें बढ़ती हुई नजर आएंगी उसकी वजह भी यही है, क्योंकि बेसिक काम जो है वो बहुत जरूरी होता है जनता के। लेकिन मोहित, मैं आप ही से ही समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए उसका गरीब तबका जो उसका फोकस हमेशा से रहा है, जो उसका वोटर हमेशा से रहा है, वो झुग्गी झोपड़ी हो, वो ऑटो वाले हो, आप उनके बीच गए भी होंगे, बेनिफिशियरीज भी जो हैं वो यही है। तो क्या वाकई उनको इससे फर्क पड़ता है? क्योंकि उनको तो ये है कि हमें तो ये मिल रहा है ना, तो ये जो मुद्दे हैं वो उस तरह से असर डालते हैं उन पर। बिल्कुल डालते हैं, क्योंकि रोजाना में अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, सीवर भरा हो तो परेशान करता है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और आपके घर में पानी भर जाए, गली में पानी भर जाए तो आपके लिए बहुत दिक्कत करता है। पानी गंदा आ जाए, पानी के बड़े बड़े बिल आ जाए तो आपके लिए मैटर करते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको परेशान करती हैं, आम आदमी को परेशान करती हैं। यही सवाल मोहितराज दुबे आपसे बहुत संक्षेप में, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देख रही है इस चुनाव को? 4% वोट था पिछले विधानसभा चुनाव में, इस बार क्या उम्मीद है? इससे नीचे तो नहीं जाएगी। देखिए अनुराग, इससे नीचे तो बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी शिद्दत से जो है जमीन पर उतरती हुई नजर आई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैलियों को संबोधित किया, जनसभाओं के साथ साथ रोड शो भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने किया है। तो इसका असर जो है खासतौर पर देखिए, दिल्ली के भीतर कांग्रेस की इस बार कोशिश यही थी कि संविधान के माध्यम से संविधान का मुद्दा उठाकर दलितों को अपने पास बुलाया जाए, और इसके साथ ही साथ माइनॉरिटी की भी बात राहुल गांधी ने अपने हर रैली में, हर संविधान सभा जो भी कार्यक्रम दिल्ली के भीतर हुए उसमें उन्होंने माइनॉरिटी की बात की है कि भाई आपकी भागीदारी को सुनिश्चित क्यों नहीं किया जा रहा है मुकम्मल तौर पे। तो वोट प्रतिशत बढ़ेगा या सीटें खाता खुलेगा? तो देखिए, वोट प्रतिशत तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी बहुत आशान्वित दिखाई दे रही है, उसको ये लग रहा है कि वोट प्रतिशत के साथ साथ जो है सीटें भी मिलती हुई नजर आ रही है। मनोज सर, इस पूरे चुनाव में खासकर आम आदमी पार्टी के लिहाज से, क्योंकि वो लंबे वक्त से सत्ता में है, आपको क्या लगता है कि ये वो मुद्दे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा? हाँ, देखिए, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, सड़क की बात करें, सीवर की बात करें, तो आज एमसीडी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही आम आदमी पार्टी के पास हैं। तो पिछले इलेक्शन में जो उनके पास बहाना था कि जो एमसीडी है वो तो बीजेपी के पास है, इसलिए सीवर साफ नहीं है, सड़कें ठीक नहीं हैं या फिर सफाई नहीं है, तो वो बहाना आज उनके पास नहीं है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो शीला दीक्षित के जो 15 साल थे उस समय जो डेवलपमेंट हुआ, मुझे लगता नहीं कि उसके बाद कोई लंबा चौड़ा डेवलपमेंट सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी चीज़ों में हुआ। आम आदमी पार्टी के पास जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि एजुकेशन और हेल्थ के नाम पर इन्होंने कुछ काम किया है जी। उसके बाद एक फ्री भी इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा, क्योंकि जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है, वहाँ पिछले 10 साल से लोगों को मालूम है कि हमारी बिजली फ्री है, पानी अच्छा हो या गंदा हो, वो जो पानी है फ्री है, और महिलाओं के लिए जो बसेज हैं वो फ्री हैं। तो अगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मैं 2100 रुपये दूंगा, तो मेरे को लगता है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं बजाय बीजेपी या कांग्रेस के। ठीक है, सैयद आमिर का मैं अब यहां पर रुक करना चाहूंगी। सैयद आमिर, एक फैक्ट और जो दिल्ली चुनावों को लेकर कहा जाता है वो 40% का जो वोट शेयर है, ये कहा जाता है कि 40% या उससे ऊपर अगर वोट शेयर जो लेकर आ जाता है, दिल्ली में उसी की सत्ता पक्की है, दिल्ली में उसी की सरकार बनती है। और 1993 से यही ट्रेंड देखा जा रहा है। मैं अगर 1993 की बात करूं तो 42.8 वोट शेयर के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी, 49 सीट्स उस वक्त थी। 1998 में कांग्रेस आती है सत्ता में 52 सीट्स के साथ और 47.8, हालांकि मैं एक-एक कर जाऊंगी तो शायद बहुत समय ले लूंगी, लेकिन ये 40% का ये फैक्ट आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, अगर आपने देखा 1993 के बाद से जो लगातार चुनाव होते जा रहे हैं, बीजेपी 1993 के बाद फिर कभी नहीं आई। 27 साल के बाद वो कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से जो है वो सत्ता में आ सके।
लेकिन इस बार का वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो अगर वो 65% के पार पहुंचता है तो वोट कहां जा रहा है, कौन डाल रहा है वोट, किसको डाल रहा है वोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वोट शेयर मतलब पार्टी वाइज यहाँ पर अलग अलग। हाँ बिल्कुल, मैं उसी पे आऊंगा हाँ। कि वोट शेयरिंग की बात अगर है यहाँ पर, तो जो वोट शेयरिंग अगर बहुत ज्यादा बढ़ती है और एक पार्टी की तरफ जाती हुई दिखाई देती है तो जाहिर तौर पर वो सीटों में कन्वर्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी, ये समझने वाली बात होगी। कई जगहों पर देखा जाता है वोट शेयर बहुत ज्यादा पार्टी के पास गया लेकिन वोट शेयर सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्योंकि सैयद आमिर यही चीज 2013 में हुई थी, किसी को भी नहीं आया था और यही कारण है कि आपने देखा वो एक त्रिशंकु जो है वो स्थिति वहां पर बन गई थी। तब उसके बाद कांग्रेस के सपोर्ट से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उस टाइम पर किसी को भी 40% वोट शेयर नहीं मिला था। बिल्कुल, और दूसरी चीज है इसमें कई रोल देखने को मिलते हैं। खासतौर पे अगर हम देखें तो 18% जो मुस्लिम इलाके हैं, खासतौर पे मुस्लिम जहां पर मैंने कवर किया काफी ज्यादा, जैसे ओखला हो गया, इसके अलावा बल्ली मरान हो गया, मटिया महल हो गया, या नजफगढ़ के इलाके आसपास के हो गए, और ये मुस्तफाबाद का इलाका हो गया। इन तमाम जगहों पर वोटिंग परसेंटेज जो है, जो अभी हम आंकड़ों में देख रहे हैं, उसमें यह कि अगर वोटिंग परसेंटेज एक तरफ जाता है किसी एक पार्टी को, पर्टिकुलर पार्टी को, तो वो सीट में कन्वर्ट हो रहा है या सीट में कन्वर्ट होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि वहां 2013 के बाद से लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है, आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दो की तरफ रहा है। अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज थोड़ा बढ़ा, लेकिन आप देखिए वो कभी सीट उनको मिल नहीं पाई, खासतौर पर जितनी उम्मीद उनको कर। एक संजीव सर, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए साहब, ये कैसी आइडियोलॉजी है, 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में साथ साथ थे, एक दूसरे के चेहरों को वोट डाल रहे थे, अब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कोस रहे हैं। क्या आपको लगता है कि फ्रेंडली फाइट कर सकते थे दोनों मिलकर, अगर उनका मकसद बीजेपी को सत्ता से दूर रखना ही है तो? नहीं, फ्रेंडली फाइट की कोई गुंजाइश आपने छोड़ी नहीं थी। आपने जिस तरह से इलेक्शन हरियाणा में लड़ा, गुजरात में लड़ा, और फिर एक तरह से इंडिया ब्लॉक के जितनी पार्टीज़ हैं उन्होंने लगभग स्पष्ट कर दिया था, और आपने पहल ली थी कि जो गठबंधन है वो लोकसभा के लिए था, मोदी को रोकने के लिए था। विधानसभा में सब अपनी अपनी दुकान सजाएंगे और दूसरे को पटकनी देने की कोशिश करेंगे। मतलब कांग्रेस का ज़्यादा फोकस आप हार जाए इस पे, न कि बीजेपी को रोकने पे दिल्ली में। मैं सिर्फ अभी जो मुझसे पहले सैयद उमर साहब बोल रहे थे जिन्होंने मुस्लिम इलाकों की बात की, मैं सिर्फ उनसे एक बात और तफसील से समझना चाहूँगा कि जो वो मुस्लिम इलाकों में घूमे, वहाँ पे उनको क्या पहले की तरह वोट एक तरफा आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखा, या कुछ सेंग ओवैसी लगा रहे हैं, या उससे भी ज़्यादा बड़ी बात, क्या कांग्रेस की तरफ माइनॉरिटीज़ और पिछड़ों का, दलितों का वोट कुछ लौट रहा है, और कितनी मात्रा में लौट रहा है, इस पे उनकी क्या समझ बनी है? बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ये ऐसे समय में चुनाव जब हो रहे हैं, जब यहाँ पर फ्रीबीज की बात होती है और फिर उसमें माइनॉरिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट भी देखा जाता है कि कितना माइनॉरिटी जो है, खासतौर पे मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम वोट जो है वो करेगा। तो इसमें मैं आपको खास बात बताऊं कि जब हम इस इलाकों में गए, इन इलाकों में खासतौर पे, तो मुस्लिम बहुल इलाकों में जब आप जाते हैं तो सबसे बड़े मुद्दे तो आपको CA NRC जैसे मुद्दों को कहीं ना कहीं वो बात जिक्र जरूर होता है, लेकिन फिर वो बात आती है कि जो नेशनल पार्टी के नेशनल मुद्दे होते हैं वो भी सामने आते हैं, और जो छोटे मुद्दे होते हैं जैसे बिजली, सड़क, पानी और रोजगार, ये मुद्दे कहीं ना कहीं दबते हुए नजर आते हैं। एक टोपी पहना हुआ इंसान, दाढ़ी वाला से जब आप बात करते हैं तो उनकी बात नहीं कर रहा मैं मुद्दों की बात ही नहीं कर रहा। मेरा सवाल बड़ा सरल है, क्या मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो कितनी संख्या में, और नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है? संजीव सर, मुझे लगता है उसके लिए आधे घंटे का इंतजार करना चाहिए सर। 6:30 बजे तक का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद 12 ही मिनट बचे हैं, उसके बाद मोहम्मद सैयद आमिर से ये सवाल पूछेंगे और मुझे लगता है कि उसके बाद ये इसका जवाब भी देंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। 10 मिनट का लगभग वक्त बचा है, हम आपको बताएंगे क्या स्थिति बनने जा रही है दिल्ली विधानसभा।